देखो ना, पढ़ रहे थे, विटामिन चल रहा था ना, है ना। विटामिन सी तक हमने पढ़ लिया था। विटामिन की घुलनशीलता किस किस में होती है? जल और वसा के अंदर। कौन सी विटामिन ऐसी होती है जो जल के अंदर घुलनशील है, और कौन सी वसा के अंदर घुलनशील है? के, ई, डी, ए। तो सच में लिया। इतना प्यार मुझे ना फिर सहन नहीं होता यार, क्या बताऊं, कुछ कुछ हो रहा है। चलो अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं विटामिन डी। हेडिंग डालो विटामिन डी, ठीक है ना। विटामिन डी की खास बात क्या है? इसका रासायनिक नाम मैंने आपको बताया था इंडेक्स के अंदर, क्या होता है? देखो विटामिन डी है ना, उस कमी से एक रोग बताए थे मैंने आपको, एक होता है रिकेट्स, ओस्टियोमलेशिया, मतलब हड्डियों का मुड़ना। हड्डियों में क्या होता है? सूखापन आ जाता है, तो इसको सूखा रोग भी कह देते हैं। पेपर में क्वेश्चन आया किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है, तो हड्डियों का मुड़ना रिकेट्स है, ओस्टियोमलेशिया, इसको सूखा रोग कहते हैं। तो हड्डियों का मुख्य घटक क्या होता है? कैल्शियम, है ना। मतलब हड्डियों के लिए उत्तरदायी मुख्य धातु है ना, वो कैल्शियम है। या यूं भी कह सकते हैं मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो विटामिन डी है, वो कैल्शियम के लिए उत्तरदायी है। तो इसका नाम भी कुछ यूं कैल्शियम की तरह ही पड़ रहा है, कैल्सीफेरोल। नाम क्या है इसका? समझ में आया नाम क्यों है? कैल्सीफेरोल इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि कैल्शियम के लिए उत्तरदायी है, ये बॉडी में कैल्शियम बनाती है। अगर हड्डियों में कैल्शियम कमी हो गई तो समस्या हो जाएगी। क्या? हड्डियां मुड़ने लग जाएगी, उठोगे बैठोगे कटक कटक की ध्वनि आएगी, है ना। मतलब हड्डियों संबंधित समस्या पैदा होगी, इसलिए नाम इसका कैल्सीफेरोल है। रासायनिक नाम तो ये हो गया। और कमी से रोग, कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से हड्डियों में सूखापन आता है, हड्डियां मुड़ने लग जाती है, ठीक है ना। कई लोग देखे होंगे यूं यूं चलते हैं ऐसे ऐसे, इस प्रकार से, है ना। तो उसकी बैकबोन होती है ना, जो स्पाइनल कोड, उसमें समस्या हो जाती है। जैसे आपको जंग लगे लोहे से लग जाती है ना। तो गांव में क्या बोलते हैं? टिटनेस वाला टीका लगवा के आओ, कहते हैं ना, सुना होगा ना। टिटनेस का टीका, टिटनेस कोई टीका नहीं है, टीके का नाम तो होता है डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस। 3 रोगों के उपचार में एक एक टीका काम आता है, डीपीटी। तो इसलिए अपने गांव में नॉर्मल कहते हैं टिटनेस का टीका, बाकी टिटनेस का नहीं होता वो, तो वो इससे काम हो जाता है। तो कमी से रोग कौन सा होता है? कमी से होगा रिकेट्स। रिकेट्स क्या है? हड्डियों का मुड़ना है। किसमें? अगर एक बच्चे में हड्डियां मुड़ी, बच्चा सर्वाधिक मात्रा में किस रोग से प्रभावित होगा? रिकेट्स। ये क्वेश्चन भी है कि रिकेट्स रोग से सर्वाधिक मात्रा में कौन प्रभावित होते हैं? बच्चे प्रभावित होते हैं। तो वयस्क में रिकेट्स नहीं कहते, वयस्क में नाम देंगे ओस्टियोमलेशिया, या कई बुक्स के अंदर इसको ओस्टियोमलेशियाई भी लिखा गया, जैसे किरेटोमलेशिया, तो किरेटोमलेशियाई, ओस्टियोमलेशियाई ऐसे भी लिखा है कई किताबों में। तो घबराने वाली कोई बात नहीं, दोनों रोग एक ही। मेन काम ओस्टियोमलेशिया किसमें होता है? वयस्क के अंदर होता है। दोनों को अगर हिंदी में आप नाम देना चाहो तो इसको सूखा रोग कहते हैं। पेपर में यूं कह सकते हैं किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? सूखा रोग मतलब हड्डियों में सूखापन आएगा, तो मुंड लग जाएगी, कट कट की ध्वनि आएगी, मतलब हड्डियों से संबंधित है, कैल्शियम संबंधित है। अच्छा, इसका उत्तम स्रोत क्या है? उत्तम स्रोत है धूप। धूप है। धूप में कहते हो ना, आप कई बार ठंड ज्यादा होती है तो आप छत पे चले जाते हो या बाहर, ठीक है ना, अपना खुला आंगन वगैरह होता है, वहां बैठ जाते हैं, धूप सेक रहे हैं, है ना। पर कई लोग तो ऐसे धूप को भी सेक देते हैं सामने से, ठीक है। धूप सेक रहे का मतलब ये आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है, तो स्वतः ही आपकी बॉडी बता देती है कि कंपन, ठंडक पैदा होने लग जाएगी बॉडी में, आपको ठंड लगेगी, तो आप स्वतः ही धूप की तरफ गतिशील हो जाओगे। इसका मतलब ये हुआ आपकी बॉडी में विटामिन डी कमी। लड़कियों में इसकी भी कमी हो जाती है, विटामिन डी की, है ना। तो कई ऐसे अनफिट हो जाते हैं लोग, फिजिकल होता है ना, फिजिकल में, यानी कि पैर है ना, अगर मान लो ऐसे है ना, ये अंदर से ये वाले ना, यहां से ऐसे मिक्स होने लग जाते हैं, जांघें बाहर निकल आती है, मतलब चलते हैं ना, यूं चलते हैं ऐसे ऐसे, इस प्रकार से ऐसे। तो मेडिकल पे इनको अनफिट कर देते हैं बाहर से, कि ये वाला भाग टच कर जाता है, यहाँ पे नी कैप है ना, वो ये मिल जाती है, जांघें चौड़ी हो जाती है, नीचे टांगे पतली हो जाती है। देखे होंगे ना ऐसे रोग। जैसे आप उसको देख सकते हो, एक अपना वो रेसलर ना, खली है ना, उसको देख सकते हो, वो चलता है ना, तब ऊपर वाला भाग बढ़िया है, टांगे उसकी कमजोर है, वो चलेगा ना, वो यूं चलता है ऐसे। तो ये मतलब जो नी कैप है ना, वो अंदर की ओर घुस गई, जांघें बाहर निकल गई, नीचे से घुटने के नीचे वाला भाग जो सारा का सारा है टखने तक, वो सारा का सारा पतला हो जाता है। ये विटामिन डी का कारण है। तो धूप में बैठना चाहिए सर्दियों में, अच्छी बात है, ठीक है। तो उत्तम स्रोत सूर्य का प्रकाश।
तो सूर्य का प्रकाश, इसलिए विटामिन डी को धूप का विटामिन या सूर्य का विटामिन, या आप इंग्लिश में बोलो सनशाइन विटामिन कहते हैं। सनशाइन विटामिन भी इसी का ही नाम है। तो किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? डी। सूर्य के प्रकाश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? डी। कौन सी विटामिन कैल्शियम निर्माण के लिए उत्तरदायी है? डी, है ना। अगर आप इसका सिंथेटिक सोर्स देखो, कृत्रिम स्रोत देखो, तो मछली का लीवर है। मछली के लीवर का तेल, लीवर बोल दो, यकृत बोल दो, कलेजा जिसको आप कहते हो, मछली के लीवर का, ये भी पेपर में क्वेश्चन आया होगा, मछली के लीवर के तेल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन पाई जाती है? किस विटामिन को धूप का विटामिन कहते हैं? किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? अभी आपकी बॉडी में कैल्शियम के लिए उत्तरदायी है, कैल्शियम के लिए हार्मोन काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। आपके गले के अंदर होता है ना, रोग सुना होगा आपने, गलगंड रोग, घेंगा, ये आपकी थायराइड ग्लैंड है ना, वो गला फूलकर लटकर बाहर आ जाता है, इसे उसको गलगंड कहते हैं, घेंगा या ग्वाइटर डिजीज कहते हैं। तो वो भी कैल्शियम के लिए उत्तरदायी है। तो वहां पर हार्मोन की कमी आती है, इसलिए विटामिन डी को कहा जाता है हार्मोन। पेपर में क्वेश्चन आता है किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं? डी को कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? इसका नेक्स्ट जो खास इसकी बात है, वो फैक्ट इसका ये है कि इसे हार्मोन कहा जाता है। पेपर में पूछेंगे किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? अब अभी अपने क्या पढ़ा कि विटामिन डी है वो सूर्य के प्रकाश के अंदर पाई जाती है ना, धूप के अंदर पाई जाती है। तो आप सूर्य के सामने खड़े हो तो सूर्य सीधा ऊपर से ये बोल रहा है कि तू यहाँ खड़ा रहे, विटामिन डी फेंक रहा हूं, ले ले, क्वेश्चन नहीं आती। सूर्य सिर्फ हमें प्रकाश ही मिलता है, हमें सिर्फ धूप मिलती है, विटामिन डी सूर्य नहीं देता। विटामिन डी हमारी बॉडी खुद बनाती है, सबसे अधिक क्रियाशील विटामिन है ये, तीव्र गति से बनती है विटामिन ये। तो विटामिन डी धूप के अंदर पाई नहीं जाती है, धूप हमारी बॉडी को मिलती है और हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा आइटम है वो विटामिन डी बनाता है, इसलिए नाम दे धूप का विटामिन। ऐसा नहीं कि सूर्य के अंदर खड़े हो जो विटामिन डी की कमी है तो आपको मिल जाएगी, नहीं मिलेगा। आपकी बॉडी के अंदर भी वो आइटम चाहिए। जैसे धूप अगर आएगी, जनरेट होगी, तो धूप जब गिरेगी तो आपकी बॉडी के अंदर ग्रंथियां वो भी काम करनी चाहिए। आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए लिमिट, अनलिमिटेड कोलेस्ट्रॉल होगा तो हार्ट अटैक आएगा, कोलेस्ट्रॉल होगा तो ही विटामिन डी काम करेगी। ऐसे तो आप धूप में 7 दिन खड़े रहो, विटामिन किसी में डी की कमी है तो बोल देगा मैं धूप में खड़ा रहना चालू कर दूं, 2 महीने तक कमी हो जाएगी पूरी, ऐसा नहीं होगा। आपकी बॉडी के अंदर और भी चीजें काम करनी चाहिए। तो विटामिन डी हमारी बॉडी में बनती है, धूप से विटामिन डी मिलती नहीं है, हमारी बॉडी बनाती है। कैसे? एक साइकिल चलता है हमारी बॉडी में, चक्कर चलता है। कैसे बनेगी पढ़ेंगे, यहां तक उतार लो पहले फटाफट। ये तो नॉर्मल बात है, सबको समझ में आ गई, उतार लो। तब सूर्य की गर्मी से बनती है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। सूर्य के अंदर 2 चीजें होती है, हाइड्रोजन एक हीलियम। हाइड्रोजन 70% है, हीलियम 29%। हाइड्रोजन जुड़ करके हीलियम के फोटोन बनाते हैं, फोटोन से पैकेट्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, बंडल के रूप में जो आती है ना, उनसे विटामिन डी बनती है। अब ऐसे तो आपको प्रकाश चाहिए, धूप ही चाहिए, खाली गर्मी चाहिए, तो आप बोल दोगे आग जल रही है वहां बैठ जाऊं, धुई तपल्या, तो विटामिन डी नहीं, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो प्रदूषण है। तो इसलिए सूर्य के अंदर ही बनती है, ठीक है। सूर्य प्रदीप्त वस्तु, उसका खुद का प्रकाश होता है। हाइड्रोजन 70%, हीलियम 29%। नहीं, 70% हाइड्रोजन, 29% हीलियम, 1% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। इसलिए सूर्य को कहा जाता है आग का गोला। 99% सूर्य गैसीय है, इसलिए सूर्य की सतह पर कोई नहीं जा पाता। चंद्रमा पे चले जाते हैं, मंगल ग्रह पे चले गए, शुक्र ग्रह पे, कभी सुना सूर्य पे कोई गया? पहली बात जा ही नहीं पाते हैं क्योंकि सूर्य के क्रोड का टेम्परेचर है 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी उबलने लग जाता है। उबलते हुए पानी की विशिष्ट उष्मा या स्पेसिफिक हीट इतनी होती है कि उसकी भाप में आपने हाथ या मुंह कर लिया, आपके त्वचा झुलस जाएगी। 100 डिग्री तापमान है उबलते हुए पानी का, उसमें आपकी त्वचा झुलस जाएगी। और सूर्य की क्रोड का तापमान कितना है? 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री का गुणा कर लो, सोचो कितना तापमान होगा। इतना तापमान है कि इस तापमान के 10-12 किलोमीटर एरिया में अगर कोई मनुष्य खड़ा हो जाए या कोई जहाज वगैरह रॉकेट आपने लॉन्च की ना, मनुष्य अगर गया ना तो उसकी त्वचा है ना वो पिघल करके ना ऐसे टिप टिप बरसा पानी बहना चालू कर देगी। इसलिए सूर्य क्रोड पे जा नहीं पाता कोई। सूर्य को आग का गोला कहते हैं। हाइड्रोजन है भविष्य का ईंधन, सबसे अच्छा ईंधन हाइड्रोजन ही है, सबसे ज्यादा उष्मा देता है। रॉकेट प्रणोदन में काम, रॉकेट लॉन्च करते हैं, द्रव ईंधन हाइड्रोजन होता है, उसमें डीजल थोड़ी होता है, डीजल केरोसिन थोड़ी डालते हैं, पेट्रोल थोड़ी डालते हैं, रॉकेट लॉन्च करते हैं, उसमें द्रव ईंधन के रूप में हाइड्रोजन काम आता है क्योंकि इसका ऊष्मीय कैलोरी मान होता है 550 किलो कैलोरी।
इसलिए सबसे अच्छा ईंधन हाइड्रोजन है। अब विटामिन डी बनती कैसे, इतनी बात समझ नॉर्मल है ये तो। अब विटामिन डी बनते कैसे, तो हेडिंग डाल लो विटामिन डी चक्र या विटामिन डी साइकिल। कैसे बनती है विटामिन डी हमारी बॉडी में? विटामिन डी चक्र या विटामिन डी साइकिल। क्योंकि विटामिन डी किससे मिलते हैं? धूप से। तो हम यूं बना लेते हैं, ये है सूर्य, ये सूर्य है। सूर्य के अंदर क्या है? हाइड्रोजन है। कितनी? दूसरी गैस है हीलियम। पढ़ाई होगा, पढ़ाई थी मैंने आपको केमिस्ट्री में। अक्रिय गैस, गुब्बारों में भरे जाने वाली गैस, वायुयान के टायरों में भरे जाने वाली। सबसे हल्की अक्रिय निष्क्रिय गैस हीलियम थी। कितनी? 1% मानते हैं कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ। इन सबका मिश्रण कहलाता है सूर्य। पेपर में यह भी क्वेश्चन, सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। तत्व बोल दो, परमाणु बोल दो, गैस बोल दो, एक ही बात है। अब होगा क्या? सूर्य में 2 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़ते हैं ऐसे। हाइड्रोजन अपनी गैस है, आवर्त सारणी पढ़ाई थी। 118 परमाणु, पहला हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे पढ़ाई थी। 1 नंबर पे हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़ते हैं, हीलियम का एक परमाणु बनता है। या आप यूं भी कह सकते हो हाइड्रोजन के 4 परमाणु जुड़ेंगे तो हीलियम का एक अणु बनेगा, ऐसे भी कह लो, दोनों बातें सही है। अब 2 हल्के नाभिक जुड़ रहे हैं, एक भारी नाभिक बन रहा है। तो नाभिकीय अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती है, नाम पढ़े होंगे। हाँ, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। क्या पटाखा बजाया आपने? नाभिकीय विखंडन है। बम है, एटम बम ब्लास्ट करवा रहे हो, नाभिकीय विखंडन। जैसे पुलवामा हमला हुआ है ना, वो नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा का विनाश होता है, मानवता के लिए खतरा है। छोटे स्तर पर अगर नाभिकीय विखंडन, उसको पटाखा कह देते हैं, है ना, तो उससे भी ऊर्जा का विनाश ही हो रहा है। और बड़े स्तर पर अगर ये खत्म हो जाए तो इसको रेडियो सक्रियता नाम ना देकर के इसे कहा जाता नाभिकीय विखंडन, जो मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। 2 नाभिक जुड़े, एक बना, तो ये संलयन है कि विखंडन है? नाभिकीय संलयन नाम से पता चल रहा है, संलयन मतलब जुड़ना, विखंडन मतलब टूटना। ये जुड़ रहे हैं कि टूट रहे हैं? तो पेपर में पूछते हैं सौर ऊर्जा का निर्माण किस रासायनिक अभिक्रिया से होता है? अभिक्रियाएं बहुत है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। कुछ भी 4 नाम डाल देगा तो आपसे पूछेगा सौर ऊर्जा का निर्माण किस अभिक्रिया से होता है, तो आप बोलोगे नाभिकीय। तो ऐसे भी आ जाता है, सूर्य में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है? नाभिकीय संलयन। अब नाभिकीय संलयन से क्या बनेंगे? यहां से बनते हैं फोटोन, बाहर निकलते हैं फोटोन। प्रोटोन नहीं है, फोटोन। फोटोन होता है पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल। ये ऊर्जा के बंडल आएंगे, इनके अंदर होती है पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें होती है इसके अंदर। सूर्य का प्रकाश पड़ा होगा, लाइट वाले टॉपिक में करवाया था, नहीं आई है उनको एक बार बता तो ऐसे देख लो। आप यूं पढ़ते थे कि सूर्य के प्रकाश की श्वेत किरण को अगर आप एक प्रिज्म से गुजार दो, वो 7 रंगों के स्पेक्ट्रम में फैल जाएगी ऐसे, और रंगों का स्पेक्ट्रम कहलाता है विबग्योर। हिंदी में पढ़ा होगा तो मैंने आपको यह भी बताया था, ऐसे होता है बेनी आह पिनाला। ये पढ़ते थे 9th 10th में, पढ़ के आए हो। वी वॉयलेट यानी बैंगनी, आई इंडिगो नील, और बी ब्लू आसमानी नीला, जी ग्रीन हरा, वाई येलो पीला, ओ ऑरेंज नारंगी, आर रेड लाल। 7 होते हैं रंग। ये बैंगनी रंग से ऊपर का, ये तो दृश्य प्रकाश, इसमें हम देख पाते हैं। बैंगनी रंग से ऊपर का प्रकाश है ना, देखो बैंगनी से ऊपर है तो बैंगनी से दूर है, अपने कहते हैं ना कि दूर हो जा, या किसी को साइड हो जा, परे हो जा, परे ऐसे बोलते हैं ना। तो बैंगनी से परे है तो नाम क्या पड़ा? बैंगनी रंग से ऊपर का प्रकाश मानव त्वचा के लिए घातक होता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य होता है, वो होता है 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। इतना प्रकाश हमारी त्वचा पे अगर आके गिरेगा ना, तो हमारी त्वचा को छेदने का काम करता है, कोशिकाओं का गुच्छ बना देगा, इससे कैंसर हो जाता है। पराबैंगनी किरणों से कौन सा रोग होता है? त्वचा कैंसर कहते हैं। तो सारी पराबैंगनी किरणें घातक थोड़ी होती है। 100 नैनोमीटर से 200 या 250 नैनोमीटर की पराबैंगनी किरणें ना, वो फायदेमंद होती है, उन्हीं से ही विटामिन डी बनती है। तो ये पराबैंगनी किरणें आकर हमारी किस पर गिरेगी? त्वचा पर।
भी बाहर अब धूप में बैठे त्वचा पे गिरेगी, शरीर पे गिरेगी। कितने नैनोमीटर से कितने नैनोमीटर? 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, 250 तक का घातक नहीं है, बाद वाला कैंसर है। ये फिजिक्स में पढ़ाया भी था मैंने, तुम लोग लाइट वाला टॉपिक में करवाया था। यहाँ इसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बायो चल रही है अभी, ज्यादा फिजिक्स में घुसेंगे तो टॉपिक खराब हो जाएगा पूरा। तो पराबैंगनी किरणें हमारी त्वचा पे गिरेगी। त्वचा के अंदर ग्रंथियां हैं। अब आपसे पेपर में यूं पूछो त्वचा कैसा अंग है? उत्सर्जी अंग है। त्वचा क्या काम करता है? उत्सर्जन का मतलब समझते हो? एक्सक्रिएशन। त्वचा उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर से कुछ बाहर निकालना, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने वाला अंग त्वचा है, उत्सर्जी। त्वचा से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। क्या निकलता है? पसीना। पसीना क्या अपशिष्ट पदार्थ नहीं है क्या? अपशिष्ट ही है, बदबू आने लग जाती है ना, यूरिया होती है इसके अंदर। तो एक तो हो गया पसीना, एक और निकलता है त्वचा से सिबम। त्वचा कैसा अंग है? उत्सर्जन। जैसे मल और मूत्र का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, ऐसे पसीने का उत्सर्जन होगा, सिबम का भी उत्सर्जन होगा। पसीना तो आप जानते हो। सिबम क्या होता है? गर्मियों में आपकी त्वचा पर सफेद सफेद रंग का एक तरल पदार्थ जमा हो जाता है, सफेद रंग का। या आपने ब्लैक कलर की शर्ट वगैरह पहनी जिसको ज्यादा पसीना आता है जिन लोगों को, तो ऐसे धारियां से बन जाए सफेद सफेद सी, ठीक है। काक में फिंचा में बागड़ी बताऊं तो जमजे अड़ंगो दौड़ो दौड़ो, है ना, यूं करके देखो या जमा हो जाए सफेद सफेद। आप अगर गर्मी में ट्रेवल कर रहे हो कहीं पे, ठीक है ना, शर्ट वगैरह पहन रखिए, भयंकर आपको पसीना आ रहा है, पूरा शरीर आपका ठीक ठाक है, नीचे बनियान वगैरह पहनी हुई है, यहाँ पे धब्बा बन जाता है ऐसे, है ना, सिबम। तो त्वचा से कुछ सफेद रंग का अपशिष्ट निकलता है जिसको नाम है सिबम। तो त्वचा किन पदार्थों का उत्सर्जन करती है? अपशिष्ट पदार्थों का। तो अपशिष्ट पदार्थ कौन है? पसीना, सिबम। तो दो ग्रंथियां आपकी त्वचा के अंदर, ठीक है। आपकी त्वचा के अंदर एक ग्रंथि जिसका नाम है तेलीय ग्रंथि। तेलीय ग्रंथि से निकलता सिबम, श्वेत ग्रंथि से निकलता पसीना। यानी त्वचा है ना जो, इसको आप माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, इसमें छिद्र है छोटे छोटे, ये कपड़े की तरह, जैसे कपड़ा है ना, इसके अंदर आप पानी डालोगे तो यहाँ आर पार हो जाएगा ना, ऐसे हमारी त्वचा के अंदर छिद्र है छोटे छोटे, तभी तो पसीना बाहर आ रहा है। पेड़ पौधों को पसीना आता है क्या? नहीं आता। हमारे अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है? कोशिका झिल्ली। हमारे अंदर कोशिका झिल्ली है, पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति है वो अर्धपारग में नहीं होती, इसलिए पेड़ पौधों को है ना कभी पसीना नहीं आता। हमारी कोशिका झिल्ली अर्धपारग में, उससे पदार्थों का आदान प्रदान हो सकता है, तो पसीना छोटे छोटे छिद्रों से बाहर निकल के आ रहा है, तो वो ग्रंथियों का काम है। तो कौन सी? त्वचा के अंदर ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है तेलीय ग्रंथि। यहां लिख रहा हूं, ग्रंथि जिसका नाम है तेलीय ग्रंथि। और इस तेलीय ग्रंथि के अंदर हमारा एक अम्लीय स्टेरॉइड होता है जिसकी अधिकता से आपको हार्ट अटैक आता है। पढ़ाया था कौन सा? कोलेस्ट्रॉल। किस पोषक तत्व की अधिकता से हृदयाघात आता है? कोलेस्ट्रॉल। मीठा है कोलेस्ट्रॉल एक, तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता नहीं है? होता है, सब में ही है हमारे अंदर। कोलेस्ट्रॉल होना भी चाहिए, विटामिन डी बनेगी, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो गया तो आएगा हृदयाघात। इसलिए मैंने लिखवाया भी था कि कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से कोरोनरी धमनी पूर्ण रूप से बंद हो जाती है। तो बॉडी में तो कोलेस्ट्रॉल होता है पर ज्यादा नहीं होना, ज्यादा हो गया तो काम खत्म। इस तेलीय ग्रंथि के अंदर होता है कोलेस्ट्रॉल, ये बनाता है विटामिन डी, ऐसे बनती है विटामिन डी। इसके अंदर होता है कोलेस्ट्रॉल, इससे बनती है विटामिन डी, ये सहायता करता है उस समय वहां पर। ये है पूरा चक्र। वापस सुन लो क्या है। सूर्य का प्रकाश आएगा, सूर्य के प्रकाश के अंदर होगी हमारी पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें आकर गिरेगी त्वचा पर। त्वचा के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है तेलीय ग्रंथि। के अंदर एक चीज है जिसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी। और क्वेश्चन क्या बनेंगे? क्वेश्चन ये बन गया, पहली चीज, किस विटामिन को धूप का विटामिन, सूर्य का विटामिन कहते हैं? सौर ऊर्जा का निर्माण किस अभिक्रिया से होता है? सूर्य से बाहर ऊर्जा किस रूप में आपतित होती है? प्रोटॉन नहीं कहना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन वो परमाणु के अंदर होती है। फोटोन है, ऊर्जा के बंडल कह सकते हो इनको, पैकेट्स ऑफ एनर्जी कहते हैं इसको, पैकेट्स ऑफ एनर्जी या ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल। अब आपसे यूं पूछ लेते हैं, विटामिन डी के निर्माण में कौन सी किरणें सहायता करती है? अल्फा, बीटा, है ना, और आपको बोल दिया अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें। सबको इतना ही पता है पराबैंगनी किरणों से कैंसर होता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है ना, वो पराबैंगनी किरणें कभी टिक नहीं करेगा। वो बोलेगा विटामिन डी के निर्माण में सहायक कौन सी किरण, नीचे लिखा हो पराबैंगनी किरणें, आप टिक करोगे नहीं क्योंकि सबने यही पढ़ा है विटामिन पराबैंगनी किरणें हैं उनसे तो कैंसर होता है। सारी पराबैंगनी घातक थोड़ी होती है, ज्यादा तरंग दैर्घ्य की उनसे कैंसर होता है। विटामिन डी किन किरणों से बनती है?
ऐसे पूछ लेंगे विटामिन डी के संश्लेषण में मानव शरीर का कौन सा अंग सहायता करता है? त्वचा करती है संश्लेषण, सोखती है वो कि आने दो विटामिन डी बनेगी बॉडी के अंदर। विटामिन डी के निर्माण में कौन सी ग्रंथि सहायता करती है? 4 ग्रंथियों के नाम दे देंगे कि अवटु ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, तेलीय ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि। उत्तर क्या होगा? तेलीय ग्रंथि। विटामिन डी के निर्माण में सहायक पोषक तत्व कौन है? ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो सूर्य का प्रकाश आएगा, उसमें पराबैंगनी किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हमारी त्वचा पर गिरेगी, त्वचा के अंदर एक ग्रंथि है जिससे बम निकलता है ना, तेलीय ग्रंथि, तेलीय ग्रंथि के अंदर कोलेस्ट्रॉल, वो बनाएगा विटामिन डी। तो ऐसे बनती है विटामिन डी बॉडी में। समझ आ गई बात? नोट करो। खास बात इसकी है कि इसको हार्मोन कहते हैं, ध्यान रखना। और तीव्र गति से बनने वाली विटामिन है ये डी, और एक है ए और डी बहुत तेजी से बनती है हमारी बॉडी में, इसलिए इसको प्रतिरक्षी विटामिन कहते हैं, सी को कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई? सब कर दूं? अब आगे चर्चा करते विटामिन ई। डी तक ही वैसे मेन है, ए और के इनके कोई टाइप भी नहीं, इतनी कोई खास बातें भी नहीं इनकी। रासायनिक नाम तो ई का मैंने आपको पढ़ाया था। क्या होता है रासायनिक नाम ई का? रथ, एक, टोफी। टे से कौन सा नाम शुरू होगा? टोकोफेरोल। तो सीधी सी बात, रासायनिक नाम है इसका टोकोफेरोल। विटामिन ई रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। क्या काम करती है बॉडी में? एक तो ये करवाती है जनन क्षमता, एक इसकी वजह से आती है सुंदरता, ठीक है, इसलिए इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं। रोग, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जनन क्षमता में कमजोरी आती है। और सबको पता है नर की जनन क्षमता में कमजोरी क्या कहलाती है, और मादा की जनन क्षमता में कमजोरी क्या कहलाती है? बांझपन। तो पेपर में पूछेंगे किस विटामिन कमी से जनन क्षमता में कमजोरी आती है, तो ए। ये लिखा हुआ है, बार बार नहीं लिखेंगे, फिर भी मैंने एक बार लिख ही दिया। अब रही बात जो विटामिन ई है, ये विटामिन हमें प्रदान करवाती है सुंदरता। जिनमें विटामिन ए की अधिकता होती है वो लोग सुंदर होते हैं, दिखने में बढ़िया होते हैं, सुंदर। स्मार्ट नहीं कहते, स्मार्ट और सुंदर में फर्क होता है। क्या डिफरेंस है स्मार्ट और सुंदर में? सुंदर तो वो जिसको देख के आप ये बता दो कि वाह यार मस्त दिख रहा है, क्या पर्सनैलिटी है। दिमाग भले भोगड़ो, दिखने लगेगा वाह मस्त है, अंदर भले कुछ दिमाग कोई काम करे ना, देखोगे आप लगेगा ऐसे बोला भला ऐसे देखोगे कि यार क्या ब्यूटी है यार, देख के आप यूं बोल दोगे मस्त बंदा यार, सुंदर लग रहा है ये तो। कोई बातचीत करो, कोई चीज पूछोगी ये है मन तो कौन ध्यान है, वहां देखते हो भोगड़े है तो सुंदर वो होता है। स्मार्ट का मतलब होता है दिखने भी मस्त होगा, और कोई आप क्षेत्र में लेके जाओगे, चाहे स्टडी में किसी क्षेत्र में बात कर लो, परफेक्ट आंसर देगा बंदा, है ना। तो सर्वगुण संपन्न उसको कहते हैं स्मार्ट, यानी मस्त दिख भी रहा है, माइंड एबिलिटी भी बहुत बढ़िया है बंदे, उसको स्मार्ट कहते हैं। सुंदर स्मार्ट में फर्क है। तो विटामिन ई की जिनमें अधिकता होती है ना वो सुंदर दिखते हैं, इसलिए इसको कहते हैं सुंदरता प्रदान करवाने वाले विटामिन। लिखते रहो साथ साथ, सुंदरता प्रदान करवाने वाली विटामिन। किस विटामिन में या कौन सी विटामिन सुंदरता प्रदान करवाने के लिए उत्तरदायी है? ई। इसलिए विटामिन ई को कहा जाता है ब्यूटी विटामिन। हिंदी में सुंदरता प्रदान करवाने वाले विटामिन कह दो, इंग्लिश में बोलो तो ब्यूटी विटामिन।
किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहते हैं? ई को कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ई सुंदरता अकेली प्रदान करवाती है, ई भी सुंदरता प्रदान करवाती है, सी भी करवाती है, ए भी करवाती है। अत्यधिक मात्रा में ई है, जिनमें ई विटामिन भरपूर मात्रा में होगी वो सुंदर होंगे। अब ऐसा नहीं कि ई अकेली सुंदरता देती है क्या, ना, सी भी देती है, ए भी देती है, पर ये कम मात्रा में। विटामिन ए गाजर है, ई जो है सूरजमुखी के तेल के अंदर, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित दालें, इनके अंदर सर्वाधिक मात्रा में ई होती है। लिखवाए थे ना उत्तम स्रोत। हाँ, ये क्या चीज है? ये ग्रुप है। अगर पूछे ना किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहते हैं तो क्या कहोगे? अगर पूछे ग्रुप ऑफ ब्यूटी विटामिन, ग्रुप ऑफ ब्यूटी विटामिन यानी सुंदरता प्रदान करवाने वाले विटामिन का समूह पूछे तो उत्तर होगा ए, सी और ए। ऐसे बोल देगा कि सुंदरता प्रदान करवाने वाले विटामिन का समूह है, नीचे लिखा होगा, ऑप्शन देंगे 4, ई बी ए, ई के ए, ई सी बी, ई सी ए, ई सी। भूल जाओ ई सी ए तो ईसा, बागड़ी में ईशा, ऐसे आ रहे ना, ईशा होगा कि सुंदर, किसी को देखकर बोल दो ईशा होगा सुंदर, तो ए सी ए ऐसे ईसा होगा कि सुंदर। तो सुंदरता प्रदान करवाने वाले विटामिन का समूह पूछे तो क्या बताओगे? ई सी ए। सीधा पूछे कौन सी विटामिन सुंदरता प्रदान करवाने के लिए उत्तरदायी है? ई। जनन क्षमता के लिए आवश्यक उत्तरदायी विटामिन कौन सी है? ई। किस विटामिन कमी से नपुंसकता रोग होता है? ई। और किस विटामिन की कमी से बांझपन रोग होता है? ई। ठीक है, ये इतनी खास बात है और कुछ नहीं है। अरे विटामिन के का तो कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, पढ़ाई थी, रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, है ना। और जो विटामिन के है उसका उत्तम स्रोत क्या है? वही हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित दालें। किसके लिए काम करती है? रक्त का थक्का बनाती है। विटामिन के है, आप में चोट लग गई, थक्का जल्दी बनेगा। विटामिन के की कमी है, थक्का नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी विटामिन है के। ये था आपका टॉपिक, विटामिन या विटामिन बोल दो, फिनिश। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? टेस्ट के अंदर एग्जाम अगले वाले में कौन सा शेड्यूल में क्या है, कब है, कौन सा, यही पढ़ना है? फिर पढ़ लेते हैं, चलो रफ कर दो इसको। हाँ पूछो। अरे तो बात पूछनी थी कौन सी, प्राइवेट बात, जोर से बोल दे। नहीं यही बता दे तो कोई बड़ी बात थोड़ी, आंसर मिल जाएगा। कोई बात नहीं, कोई क्वेश्चन ही है, इतनी कौन सी प्राइवेट बात है जो कानून बताएगा? बोलते बोलते घबरा क्यों रहा है, पूछ ले। साथ वाले को डाटा ट्रांसफर कर दे। अरे पूछ लेगी, पूछना है, सर माता कहना है, वागड़े में बंदा क्वेश्चन वगैरह पूछ लिया करो। प्राणियों साइंस है, देने की शर्माने वाली क्या बात इसमें? जो भी है पूछ लो, घबराने वाली कोई बात नहीं। क्वेश्चन पूछा करो, नहीं धड़क, पूछोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? ऐसे शर्माओगे तो फिर कैसे बात करेगी? तो छोरियों की तरह शर्मा रहा है कैसे? नपुंसकता, हाँ तो इसमें घबराने वाली क्या बात है, पूछ ले। जनन क्षमता में कमजोरी आ जाए तो नपुंसकता कहते हैं। एक नर होगा वो निषेचन तो कर पाएगा, हो सकता है वीर्य का स्त्रावण भी कर दे, पर निषेचन का समय अंतराल और गति में फर्क आ जाएगा कि कम समय तक निषेचन करेगा, गति नहीं होगी, 1 या 2 मिनट या आधा मिनट के अंदर ही वीर्य त्याग देता है, उसको कहते हैं नपुंसकता। ऐसा नहीं कि बच्चे की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, पर वो सिंपल ये बात है कि जब निषेचन की अगर बात करें तो नर और मादा दोनों में निषेचन का समय होता है, परफेक्ट समय अंतराल होता है, तो कम समय वीर्य त्याग देगा, गति नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, या गति से निषेचन नहीं होगा, पर संतान की प्राप्ति हो भी सकती है, हो सकता है ना हो, आगे मादा में बांझपन तो नहीं होगा, ठीक है। इसको कहते हैं नपुंसकता, जनन क्षमता में कमजोरी आ जाती है, ठीक है। और ये किसी में है तो आप अंकुरित दालों का, है ना, हरी पत्तेदार सब्जियों का, इनका सेवन करो, योगा सुबह सुबह व्यायाम करो, दौड़ लगाओ, ठीक है, इनसे बॉडी परफेक्ट होती है, तो ये चीजें काम करती है। बाकी तुम लोगों को होना नहीं चाहिए, तो काम यही करते हो तुम लोग, है ना, तो ऐसा नहीं। तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है, दैनिक विज्ञान है, प्राणियों सीखोगे नहीं तो फिर करोगे। चलो लिखो फिर नया टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, कंकाल। सेकेलेटन सिस्टम कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। कंकाल क्या चीज, देखो मानव शरीर क्या है, तो आप बोलोगे हड्डियों का ढांचा है,
इसी को ही कंकाल कहते हैं। मानव शरीर हड्डियों से मिलकर बना एक ढांचा होता है, इसको कंकाल कहते हैं। कंकाल की आवश्यकता क्यों पड़ी? कंकाल ना हो तो क्या होगा, या कंकाल हो तो क्या होगा? तो कंकाल का मेन काम है, एक तो ये हमें प्रदान करवाता सुरक्षा, 2 नंबर शरीर को एक ढांचा देता है, क्या शरीर को एक ढांचा देता है, सुरक्षित आवरण भी यही देता है। हमारे अंदर कंकाल है तभी हम खड़े हैं, तभी हम दौड़ पा रहे हैं, तभी हम चल पा रहे हैं। हमारे शरीर में कंकाल नहीं होता तो कंकाल का काम क्या? सुरक्षा देता है बॉडी को। जैसे अंदर हमारे कंकाल है, ये फेफड़े है तो इसके अंदर हृदय है ना। अब कंकाल है तो कहते हैं ना, आप किसी को बोल दो कि दम है तो आपके मुझसे लड़ो, ऐसे कहते हो ना, कि तेरा मन करा तो आ जाना, ऐसे कहते हो ना। अब इतने जोर से आप थोड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कंकाल है यहाँ पे, पंसलियां हैं। अगर मान लो फेफड़े की कंकाल ना होती, पंसलियां नहीं होती, फिर आप यूं बोलते दम है तो आके लड़ो, तो इतना मार दिया तो फट जाता जुगाड़, क्योंकि हृदय है बीच में, मांसपेशी बनी हुई संरचना है, एक थप्पड़ ही बहुत है, मर जाता बंदा। अब कंकाल नहीं होता, अब मेरे पैर के अंदर है ना, घुटना है, टखना है, कोहनी है, कलाई है, नेतम है, सब जगह कंकाल है, तभी तो हम खड़े हैं। अगर मान लो पैर के अंदर हड्डियां नहीं होती तो हम खड़े हो पाते क्या? आदमी यूं करके बैठ जाता, पड़ा ही रहता, उठ नहीं पाता। शरीर के अंदर खाली मांसपेशी होती तो एक जोड़ो लेके गाजर बने भी हो जाए, समझ रहे हो ना। तो क्या कर रहा है शरीर को, क्या देता? सुरक्षा। कोई थप्पड़ मारेगा या आपके, कोई आप ऐसे खड़े हो, कोई चीज आके ऐसे, अब आपको मान लो डांटता है, कोई टीचर डांटता है, थप्पड़ मार देते ना आपके, इधर आ मगर हम दी उड़ा सकी, ऐसे कंकाल ना बजना, यहाँ पे थप्पड़ मारो, हृदय ना बाहर निकल जाएगा इधर से, ये ओल है, आल चकमा आ गया इधर की तरफ। तो कंकाल का काम क्या है? सुरक्षा देता है। यार इसका ढांचा, हमारी बॉडी का ढांचा किसकी वजह? कंकाल की वजह से बन रहा है ना। कंकाल किसमें बढ़िया है तो बॉडी बढ़िया दिखेगी, कंकाल कमजोर दिखेगा। पैर के अंदर कंकाल नहीं है तो पैर आपके पतले दिखेंगे, अलग अलग होगा ना। तो कंकाल का काम है कि तो ढांचा देता है, बॉडी की आकार की बनाता है, हर आवरण प्रदान करवाता है बॉडी को। अब कंकाल बोले किसको? कंकाल किससे मिलकर बनता है? हड्डियों से। अब हड्डी 2 प्रकार की है, हड्डी जो है वो 2 प्रकार की है। एक होती है बोन, ठीक है, इसको कहते हैं अस्थि, और एक होती है कार्टिलेज, कार्टिलेज को अपने नाम देते हैं उपास्थि। अस्थि उपास्थि है ना, हड्डी 2 प्रकार की, एक अस्थि एक उपास्थि। अस्थि क्या है? ऐसी हड्डियां जो कठोर होती है, कठोर, उसको हम अस्थि कहते हैं। जो लचीली होती है हड्डी, तो ये भी है हड्डी, ये भी फर्क है। देखो अस्थि कठोर होगी बिल्कुल, जैसे ये अस्थि है यहाँ पे, यहाँ पर अस्थि बिल्कुल कठोर है, ये भी तो हड्डी है, ये भी तो हड्डी है, ये उपास्थि है। देखो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति नीचे आता तो उपराष्ट्रपति नहीं कहते। जैसे अस्थि, अस्थि तो कठोर होगी, अस्थि थोड़ा सा कमजोर होगी, उसको कहेंगे उपास्थि। ढांचा जब बॉडी का बनेगा तो उस हिसाब से आवरण सेट होगा शरीर का। एक हमें आवरण मिला हुआ बाहर से, किसकी वजह से? ढांचे की वजह से। नॉर्मल आप 2 ही चीज याद रख सकते हो, ढांचा जब मिलेगा शरीर का आवरण बनेगा। एक बार हमें आवरण घेर रखा है ना, इस आवरण की वजह से क्या है? हमारे अंदर ढांचा, तभी हमारा आवरण बना है। इसकी वजह से शरीर की आकार की आ रही है, तो आवरण है, बाहर सुरक्षा दे रहा है। जैसे हमारी सबसे पहले हमारी त्वचा है, वो सुरक्षा कर रही है, इसके नीचे ग्रंथियां हैं, वो सुरक्षा कर रही है, इसके नीचे सीरम है, वो सुरक्षा कर रहा है, इसके नीचे फिर कंकाल है, उसके अंदर फिर उपास्थि है, उसके अंदर अस्थि मज्जा है, उसके अंदर ब्लड है। सुरक्षा सभी दे रहे हैं, पर बाहर से मान लो ये चमड़ी नहीं होती, जैसे कई बार होता है छिल जाता है, ऐसे नोटिस का छिल गया, ऐसे सफेद सफेद निकल आता है, ऐसे ब्लड नहीं आता, सफेद निकल आता है सीधा, तो उपास्थि का कारण है। तो उपास्थि क्या होती है? लचीली होती है, इसके अंदर कठोरता नहीं पाई जाती। सिंपल समझ सकते, जो लोग चिकन मटन का सेवन करते हैं उनको पता होगा, जो आप चबा जाते हो ना, जैसे कच्ची हड्डियां जिनको, जैसे लेग पीस वगैरह होते हैं ना, जो तो चबा, जो चिकन मटन कोई खाते हैं, नहीं खाते कोई बड़ी बात नहीं, देखो ठीक है, जो खाते तो खाओ, नहीं खाते तो मत खाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर जो चबा गए ना, जो आप चबा रहे हो आप आराम से, वो उपास्थि है, कच्ची हड्डी। एक जाल सा होता है, मच्छरदानी के जैसा जाल सा बन जाता है, ठीक है ना, वो आप चबा गए, वो उपास्थि थी। फिर लास्ट में आता है एक आइटम जिसको आप ऐसे कर करके फेंक देते हो, अब पार नहीं पड़ेगी, जो आप फेंक दिया ना, वो हड्डी है, पाइप से बंधे, बिल्कुल कठोर होती है, कुत्ते वगैरह ले जाते हैं उनको उठा करके। तो अस्थि वो होगी जिनमें कठोरता पाई जाती है, उपास्थि भी हड्डी होती है पर लचीली होती है, नॉर्मल बात। अब देखो कंकाल जो है ना, किसी का कंकाल बाहर होता है, किसी का कंकाल अंदर होता है। तो एक होता है आंतरिक कंकाल, एक बाहरी कंकाल, अलग अलग प्रकार के। जैसे मान लो हमारे अंदर कंकाल कौन सा है? आंतरिक कंकाल में तो हमारी हड्डियां हैं, तो हमारे अंदर बाहर कंकाल नहीं है क्या? है ना, नाखून, ये कंकाल ही है। बिल्कुल सही बात, अरे सही है, प्राणियों हंसने वाली बात क्या है? नाखून हो गए, बाल है, ये कंकाल ही तो है।
नाखून कटेंगे दोबारा नहीं आएंगे क्या? तो मरे हुए उत्तक है। तो हमारे बाहरी कंकाल में क्या है? नाखून है, पशुओं के सींग है, उनके खुर है, कई कई मनुष्यों के भी खुर ही होते हैं, ठीक है, नाखून होते ही नहीं है, ठीक है ना। तो नाखून हो गए, बाल हो गए, सींग हो, खुर, ये बाहरी कंकाल है। अब जैसे कछुआ है ना, है दांत, दांत की जो बाज का मिशोड्रम है ना, उसको बाहरी मानेंगे, अंदर जो जिसको आप मसूड़े कहते हो एक्टोड्रम, वो आंतरिक है। अब जैसे कछुआ है, उसके अंदर कंकाल बाहर होता है। कछुआ है, जा रहा है आराम से, तो उसके पैर वगैरह आगे, पूंछ वगैरह आगे, वो सारा का सारा रिस्क ही काम है। जब वो कुछ खा रहा है, कुछ यहां से उसको लगा वो खतरा आ गया, अभी आप जैसे कछुए को देखा तो वो ऐसे दुबक जाएगा। ऊपर से ऊपर वाला जो होता है ना, बट्ठड़ जो है ऊपर गोल गोल, तो विचार बैठ जाए बेटे। अब आप ऊपर से लठ मारो बुलाएंगे, गाड़ी से दे, वो हले को नहीं। अब उसको पता, वो ये देख रहा है कि निकल गया कैसे यहां से, तब निकल गया तब वो पैर निकाल के आराम चल रहा है, जब आया खतरा टांगे अंदर डाल दे, उसका कंकाल बाहर है, वो सुरक्षा कर रहा है प्रधान। शंख है, ये क्या? कंकालित्व है। शंख पानी के अंदर का एक जीव है। तो जब वो जीवित था पानी के अंदर, तब तक तो उसके अंदर कंकाल का था, उसका कंकाल बाहरी कंकाल है। जब अंदर का वो मर गया, अस्थि मज्जा सूख गई, तब वो शंख बन गया, उसको अपने बाहर निकल। शंख क्या है? कंकाल ही है। मोती है, सीप है, ये कंकालित होते हैं। पहले आती थी जैसे कौड़ी आती थी, कौड़ी, आजकल रुपया आता है, ऐसे पहले कौड़ी, दमड़ी, पाई, ऐसे नाम आते थे ना, कौड़ी आती थी। तो कौड़ी कौड़ी देखी होगी ना, ऐसे घुमा होता है, बीच में एक छिद्र सा होता है। जैसे आजकल रुपया चलता है ना, पहले वाले जमाने रुपये की जगह कौड़ी चलती थी, है ना। तो कौड़ी क्या? एक जीव है जो मर जाता है, तो कंकाल कंकाल रह गया, उसको अपने बाहर निकाल लिया। शंख है, तो जीव तो मर गया, कंकाल कंकाल रह गया तो बाहर निकाल लिया। ऐसे कहते हैं तेरे को फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। कोई पैसे मांग रहे, किसी बोल दे कि फूटी कौड़ी कौन दूं, के कर लीजा, कहते हो ना। फूटी कौड़ी मतलब जब कौड़ी टूट जाती है ना, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती थी। जैसे आजकल रुपया, 1 रुपये का सिक्का है, उसको आप बीच में से काट दो, बीच में से ग्राइंडर से काट कर बोल दो कि 8 नहीं ले जा। या एक नोट है 100 रुपए का, फाड़ के बोल दो ये 50 रुपया, लेगा कोई क्या? तो वैल्यू खत्म होगी ना। ऐसे कौड़ी आती थी, वो भी कंकाल है। मच्छर है, उसके भी कंकाल होता है, पर मच्छर हमारी तुलना में बेचारा बहुत छोटा है। जब आप उसको मच्छर आपके हाथ पे बैठा काट रहा है ना, तो उसको लग रहा है कि जब आप मार रहे हो ना, तो उसके जैसे आपके सामने ब्लू व्हेल आ जाए, तो आप मच्छरों, ब्लू व्हेल आपकी जगह पे, ऐसे मच्छर को आप मार रहे हो, तो ऐसे करो ना, उसको दिख रहा है कि कंकाल मेरा जाएगा, उड़ जाता है कि थप्पड़ मारेगे, सो थोड़ी देर फिर आऊं गेड़ मारने। अब वो बैठ गया आपके सिर में, आपने यूं किया ना, जैसे हाथ पे ना आपको लगेगा ऐसे कुछ चुभा है मेरे, वो मच्छर का कंकाल चिपक गया, आप मारा ना, जो हाथ चिपक गया ना, वो कंकाल ही है। तो कंकाल हर जीव के होता है, किसी का बाहर होता है, किसी का अंदर। तो समझ में, कंकाल क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो लिखो कंकाल की। अब देखो इधर एक चीज और, कंकाल के अंदर क्या हड्डी है ना, इंग्लिश में बोन कहते हैं, हिंदी में अस्थि कहते हैं, इसलिए बोल देते हैं कि हड्डियों का अध्ययन करना, अस्थि से बन जाता ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो, तो हड्डियों का या अस्थियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जैसे रक्त का अध्ययन करना हिमेटोलॉजी, से हड्डी को अस्थि कहते हैं, तो पीछे लॉजी जोड़ दो, ऑस्टियोलॉजी। तो लिखो कंकाल की परिभाषा, मानव शरीर हड्डियों से मिलकर बना ढांचा होता है, इसे कंकाल कहते हैं। मानव शरीर हड्डियों से मिलकर बना ढांचा होता है, इसे कंकाल कहते हैं। मानव शरीर हड्डियों से मिलकर बना ढांचा होता है, इसे कंकाल कहते हैं। हर जीव में घोंगा है, जैसे घोंगा देखा होगा ना, गठिया रोग की दवाई बनती है, घोंगा होता है ना, उससे बनती है। तो घोंगा क्या? कंकाल है। मोती है, सीप है, कौड़ी है, दमड़ी है, शंख है ना। या तालाब वगैरह में, नहर में देखा होगा, बरीती होती है ना, बरीती, छोटे छोटे सीप सी आते हैं ना, तिर तिर के, उसमें से बचपन में आप काम करते थे, छोटा वो सीप लेके घर पे जब छोटे होते थे ना, तो उसको डालते थे कि पानी के अंदर डाल दो, शंख बन जाएगा, है ना। बहुत सब बकवास होती थी। जैसे पेंसिल का जो पेंसिल छीलते थे ना, उसको दूध में डाल के रबड़ बनाएंगे, है ना। तो मतलब हम राहुल गांधी होते थे बचपन में, है ना। आलू से सोना बनाएंगे, सोने से कुछ और बनाएंगे, है ना, अलग अलग पर। मजाक कर रहा हूं, वैसे अपनी जगह सारी सही होती है। तो वो चीजें कभी ऐसी हुई नहीं जिंदगी में, मैंने भी कोशिश की थी बचपन में, है ना, पेंसिल छील कर दूध में डाल के इसे रबड़ बनेगा, वो कभी नहीं बना। धारणा होती है, जो सुन लिया लोगों ने, हम वो उस रास्ते पे चल पड़ते थे। सब कंकाल है, ये मरी हुई चीजें हैं ये, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो पेंसिल तो छिलका है, वो छिलका रहेगा, रबड़ नहीं बनेगा, रिपियो लाग सी एक लाना पड़ेगा। तो मानव शरीर हड्डियों से मिलकर बना ढांचा होते से क्या कहते हैं? कंकाल। अब लिखो, हड्डियों का अध्ययन करना, उत्तर है ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन करना, उत्तर है ऑस्टियोलॉजी। अब देखो, कंकाल को कितने भागों में बांटते हैं? तो 2 भागों में बांट लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर दोनों ही कंकाल है। हमारे अंदर बाहरी कंकाल भी है, हमारे अंदर आंतरिक।
बाहर वाला कंकाल है ना, ये है, बाल है, धूप है, सर्दी है, सुरक्षा तो हो रही है। जिसके बिल्कुल बाल नहीं होगे उसके आप थप्पड़ मारना रोड में, मैं कोई तेल तो लगा गया पलकारा मारती है यहाँ सब में दिख जान लग रही है। बहुत ज्यादा भयंकर अगर बाल है, मान लो खतरनाक बढ़ाई हुए, एक आप उसके थप्पड़ मारो और एक रोड में, फर्क पड़ेगा ना। थोड़ी सुरक्षा तो ये भी दे रहे हैं, पर ये मरे हुए कंकाल है, तो कंकाल को दो भागों बांट लेते, लिखो कंकाल के भाग, नहीं सॉरी कंकाल के प्रकार, कंकाल के प्रकार। तो कंकाल हर जीव में होता है, मक्खी है उसके अंदर भी कंकाल है। छोटा छोटा उदाहरण मैंने मच्छर बता दिया, उसका भी कंकाल होता है। आपके जान में बिंगे 12 एक बुलेट प्रूफ जैकेट लगी रही हो पर आप पार कौन पड़ गया कि उड़ात करे बाद मच्छर के बने ना, तो फर्क पड़ता है थोड़ा सा। कंकाल सब में होता है। एक होता है आंतरिक कंकाल, आंतरिक कंकाल, एक होता है बाहरी कंकाल, बाहरी कंकाल। इसमें कुछ नहीं है, टॉपिक में पूछेंगे हड्डियों के बारे में पूछेंगे। 206 हड्डियां हैं हमारे शरीर में, कहां कहां पर कौन सी हड्डियां, संख्या पूछते हैं, कोई मेन हड्डी उनके नाम भी पूछ लेंगे, हाँ, या जॉइंट पूछ लेंगे, लिगामेंट आता है, टेंडन आता है, और इस टॉपिक में कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। आंतरिक कंकाल में क्या आएगा, टिंगलिंग बंद कर ले रहे, थाली बाजे हो मेरे लो बात जाएगी, बड़ी बात है। आंतरिक देखो, अब दो चीज ध्यान रखनी है। आंतरिक कंकाल में अंदर हमारे अंदर क्या चीज सोच के देखो आप, हमारे अंदर आंतरिक कंकाल में दो ही चीजें आएंगी, हड्डी नाम देते हैं। हड्डी में वापस बोलो दो प्रकार की है, एक हड्डी होगी कठोर, जैसे ये है कठोर है ना, एक ये भी तो हड्डी है यहाँ पे भी तो, पर यहाँ पे हड्डियों के साथ मांसपेशियां 360 डिग्री कहीं घुमा लो, ये भी हड्डी है, पर एक ये हड्डी है एक ये हड्डी, दोनों में फर्क नहीं है क्या, ये कठोर है ये लचीली है, तो दोनों है तो अंदर ही। तो आंतरिक कंकाल में आएगी अस्थि और उपास्थि, यानी कठोर हड्डी लचीली हड्डी। बाहरी कंकाल में मृत उत्तक आते हैं, मरे हुए चीज होती है सारी, मृत उत्तक आते। रुक जा रे बेटे का बाप के शान लेनी कर रखी है। बाहरी कंकाल, ठीक है, बाहरी कंकाल में मृत उत्तक होते हैं। उदाहरण के लिए क्या आएगा, अगर बात करें आंतरिक कंकाल की, तो इसमें तो आ गई हमारी सारी की सारी हड्डियां आ गई। अब इनमें प्रोटीन पूछ लेते हैं पेपर में कई बार, किसमें कौन सी प्रोटीन है, ऐसे नाम आ जाता है, ठीक है। या फिर बाहरी कंकाल के अंदर पूछ लेंगे आपसे कि कौन सी प्रोटीन होती है यहां पर। तो बाहरी कंकाल के अंदर मरे हुए उत्तक होंगे, आंतरिक कंकाल में जीवित उत्तक होंगे। अगर आपकी कोई हड्डी को काटे या तोड़े, जी मगर हम डांगी मारे पीड़ उसी को नहीं भाई, आपके बाल या नाखून काट रहे समस्या है, मरे उत्तक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मृत उत्तक में क्या क्या आएगा, उदाहरण के लिए कि मृत उत्तक का उदाहरण क्या है या बाहरी कंकाल का उदाहरण क्या है, तो आंतरिक कंकाल का उदाहरण तो आ गया कि इसमें हड्डियां आएगी, 206 सारी पढ़ेंगे एक एक करके हम, कहां कहां पर कौन सी है। मृत उत्तक में आएगा बाल, है ना, नाखून, पशुओं के सींग, खुर, ये होगी बाहरी कंकाल है। बाहरी कंकाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ध्यान रखना, वेरी गुड, कैरोटीन। ये प्रोटीन दूध के अंदर भी होती है। गाय जब बछड़े को जन्म देगी, है ना, तो 2-3 दिन 4 दिन तक दूध फटता है, खीस कहते, खीस बनाते, कोलेस्ट्रम होता है। वैसे मां के द्वारा शिशु को प्रथम स्तनपान करवाया जाना क्या कहलाता है, तो कोलेस्ट्रम कहलाता है। कोलेस्ट्रम कहते हैं या खीस कहते, गाढ़ा हल्का पीला होता है, जब दूध फटता रहता है 5-6 दिन तक फटेगा, फिर दूध जब फटना हो जाता है उसमें सफेद आ जाता, थोड़ा सा सफेदपन होता है, यानी कच्चा दूध होगा उसमें हल्का सा पीलापन होगा, आप देखोगे वो गाढ़ा भी होगा, उसमें कैरोटीन है। तो पेपर में पूछते हैं कि दूध का पीला रंग, कच्चा दूध पीले रंग का होगा, थोड़ा सा पीलापन होगा, पीला रंग किस प्रोटीन, कैरोटीन। पक गया जब फटना बंद हो गया तो कैसीन प्रोटीन, दूध में 2 प्रोटीन है। यही प्रोटीन जो पीले दूध में होती है, कच्चे दूध में होती है, वही हमारे बाल और नाखून में होती है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आया है कि बालों और नाखून में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो आप सोचो बाल और नाखून क्या, मृत उत्तक है, मृत उत्तक है, बाहरी कंकाल, तो जितने भी बाहरी कंकाल होंगे सब में कौन सी प्रोटीन होगी, तो अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं, आप सोच लो मृत उत्तक जहां नाम आ गया कैरोटीन। इसमें प्रोटीन 2 होती है, बोलो मत रे, इसमें प्रोटीन 2 होती है। किसमें, एक तो है अस्थि, एक है उपास्थि, तो प्रोटीन भी 2 ही होगी ना। एक कठोर हड्डी है, ये वाली लचीली हड्डी है। कठोर हड्डी के अंदर होगी आशीन प्रोटीन। जब मैंने आपको ब्लड वाला टॉपिक करवाया था तो बताया था 20 प्रकार की प्रोटीन आएगी, अमीनो एसिड,
फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लाइकोप्रोटीन 4 ब्लड में आ गई थी। 3 प्रोटीन यहां आ जाएगी, आशीन, हाँ आशीन प्रोटीन। और उपास्थि में होती है कॉन्ड्रिन प्रोटीन, कॉन्ड्रिन प्रोटीन। तो मतलब कंकाल तंत्र में 3 प्रोटीन है। ठीक है, पूछेंगे बाहरी कंकाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कैरोटीन प्रोटीन। आंतरिक कंकाल में कौन सी प्रोटीन है, तो 2 प्रकार के। ऐसे पूछेंगे अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, आशीन, ऐसे अस्थि ऐसा आशीन। उपास्थियों में, उपास्थि में कॉन्ड्रिन प्रोटीन है। अस्थि क्या है, कठोर हड्डी को अस्थि कहते हैं, तो उपास्थि क्या है, लचीली हड्डी को क्या कहते हैं, उपास्थि। ये तो कंकाल के प्रकार। अब आंतरिक कंकाल में हड्डियां हैं, तो ये हम पढ़ेंगे कि हड्डियों की संख्या कितनी है, किस किस भाग में बांटते हैं। तो बॉडी में वैसे तो हड्डियां शिशु के अंदर होती है लगभग 300, है ना, और बालक जब होंगे हम तो लगभग हो जाएगी 280। जब हम वयस्क बनेंगे तो हो जाएगी 206। तो शिशु के अंदर हड्डियों की संख्या लगभग 300, बाल्यावस्था में 280 और शिशु के अंदर 300, वयस्क के अंदर 206। अब ये पढ़नी है कि 206 होती कहां कहां पर है। 80 तो ऊपर वाले भाग में, अक्षीय कंकाल, 126 नीचे वाले भाग में। तो अभी तो सिर्फ इतना लिख लो, कल टाइप पढ़ेंगे। ये लिख लो हड्डियों की संख्या, हड्डियों की संख्या शिशु के अंदर 300 फिक्स नहीं कहनी, लगभग कहनी है। ऐसा नहीं है कि शिशु के अंदर फिक्स ही 300 है, कोई जरूर नहीं, डिपेंड करता है कि शिशु का वेट कितना है। कोई बच्चा 1 किलो का भी होता है, कई बच्चे 4 किलो के भी होते हैं, फर्क है। 300, 301, 302, 305, 6, 7, 8 तक चली जाती है, लगभग 300 होगी, फिक्स नहीं कह सकती। जब लगभग बाल्यावस्था में आएंगे तो बालक के अंदर हड्डियां हो जाए 280। ठीक है, और जब हम बालक चलते चलते किशोर वयस्क बन जाएंगे तो हमारे अंदर रह जाएगी 206। ठीक है, पेपर में पूछते हैं शेषवावस्था मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है, 300 लगभग, है ना। बाल्यावस्था मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 280 और शेषवावस्था मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 300 और वयस्क अवस्था हम पूछे तो 200। हड्डियों के अलावा हमारी चीज अंदर एक और भी है, मसल्स भी है ना। कई बार ये भी पूछ लेते हैं मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या। मांसपेशियां होती है हमारे अंदर 639 से 656। कम से कम तो हमारे अंदर मांसपेशी 639 हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 656 हो सकती है, इसके बीच में रहेगी 639 से 656। एक बार पेपर में 639 माना गया था, एक बार 656 माना गया था, तो लोग सोच रहे हैं कि गलत मान लिया, गलत नहीं है। एक बार उसने न्यूनतम पूछा था, एक बार अधिकतम पूछा था, डिपेंड करता है वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो गलत नहीं है, 639 भी सही है। अब आप बोल दो 645 तो सही है, 639 से 656 के बीच रहेगी। अब ऐसा कभी नहीं आएगा कि मानव शरीर मांसपेशियों की संख्या 639, 650, 641, 640, ऐसे कभी नहीं आएगा। ठीक है, ये तो ये आएगा या न्यूनतम आएगा, अधिकतम या अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। अब हड्डी हड्डी से जुड़ेगी या मांसपेशी से जुड़ेगी, तो हमारे अंदर बन जाएंगे टेंडन या लिगामेंट। जैसे ये है, ये लिगामेंट है, यहाँ पे हड्डी और हड्डी है, जॉइंट है, लिगामेंट है ना। ये लिगामेंट है, ये लिगामेंट है, ये लिगामेंट है, ये लिगामेंट है। कोहनी पे, टखनी पे, घुटने पे, कलाई पे, जहां पे आपकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन मूवमेंट कर रहा है, गति कर रहा है, वो लिगामेंट है। यहाँ पे देखो हड्डी है, हायोड, ये रही, फांसी लेते यही टूटता है। ठीक है, तो ये हड्डी, ये उपास्थि, तो यहाँ पे टेंडन है, देखो ये लचक है, यहाँ देख लो, यूं झुक लो, ऐसे व्यायाम है, सर्कस है, योगा है, ये सारे क्रियाकलाप टेंडन से होते हैं। मतलब हड्डी और मांसपेशी, और ये सिर्फ हड्डी हड्डी है। अब यहाँ पे मान लो लिगामेंट नहीं होता तो मूवमेंट, मतलब बीच में यूं मान लो कि बोल्ट लगा हुआ है एक प्रकार का, नहीं होता ना, तो लिखो नहीं पढ़ता तो आदमियां लिख दो, चाहो कपियां पकड़ दो, अब मुंह का निकियां आंती बाटी फिर, तो ये सिस्टम है। लिगामेंट का काम है, नहीं हो ना तो यहाँ मान लो डंडो ही है, वो कोई काम का नहीं है, थप्पड़ी मारना पड़ जाएंगे, मार सके बस, सिद्ध ही रहेगा हाथ। समझ गए? मिलते हैं ब्रेक के बाद, कल पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में।